नमस्कार। 2 साल मोदी सरकार, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र। आज बात सामाजिक योजनाओं की करते हैं। ऐसा नहीं है कि मई 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, उससे पहले गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में योजनाएं नहीं थी, लेकिन उनका कितना फायदा वंचितों तक, आम लोगों तक पहुंचता था, ये बात हमेशा चर्चा का विषय रही है। मोदी सरकार ने बीते 2 साल में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मोर्चे पर जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो है तयशुदा लोगों तक पारदर्शी व्यवस्था के साथ योजनाओं का लाभ पहुंचाना। जो पैसे पहले बिचौलिए खा जाते थे वो अब सीधे वंचितों के खाते में पहुंच रहे हैं। तो बीते 2 सालों में कितनी बदली है देश के गरीब और पिछड़े लोगों की तस्वीर, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से इस मुद्दे पर आज हम करेंगे बात। और 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शुभमोय भट्टाचार्य जी, सर बहुत स्वागत है। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर गौरव बल्लभ साहब हैं। आप सामाजिक आर्थिक मामलों को किस तरीके से जज करना, उसके पैनी नजर रखते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आप दोनों से हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले कुछ जो महती योजनाएं रही हैं मोदी सरकार की बीते समय में, उसका हम जिक्र कर लेते हैं। सबका साथ सबका विकास के माध्यम से जन धन योजना की शुरुआत की गई है। वो योजना है जिसका दुनिया भर में जिक्र हो रहा है। इस योजना के माध्यम से जो खाते खुले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। महिलाओं को ध्यान रखते हुए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है, खासतौर से एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर। और रोजगार के लिहाज से बात की जाए तो स्टैंड अप इंडिया SC ST और वुमेन यानी महिलाओं के लिहाज से चीजें शुरू की गई। सामाजिक सुरक्षा की तमाम बीमा योजनाओं से लेकर जो सोशल नेट है उसका दायरा बढ़ाया गया। जनजातीय विकास को भी अछूता नहीं रखा गया, उनके लिए भी बहुत से काम किए गए हैं बीते 2 सालों में। मनरेगा की बात की जाए तो मनरेगा में अब तक का सबसे ज्यादा आवंटन देखने को मिला है इस बीते बजट में। और अपने आप में अल्पसंख्यक विकास की बात की जाए, तमाम जो लोग हैं उनके विकास की बात की जाए, तमाम प्रकार की योजनाएं लगातार चलाई गई। तो जाहिर सी बात है कि सबका साथ सबका विकास के जिस नारे के साथ में मई 2014 में मोदी सरकार आई थी, वो अपने आप में कहां तक पहुंची है, इस मुद्दे पे शुभमोय आपको लगता है कि जनधन योजना से अगर हम बात की शुरुआत करें, आपको लगता है कि दुनिया भर में चर्चा है, और अगर आंकड़ों के लिहाज से करें तो लगभग 22 करोड़ खाते नए खुलना और इस तरीके से हजारों करोड़ रुपए पैसा उसमें आना बहुत कुछ बयां करता है, कम से कम इस उपलब्धि के लिहाज से। जी हाँ, स्केल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही वास्ट स्कीम है, और किसी भी देश ने बैंकिंग क्षेत्र से इतना बड़ा एक एक्सपेरिमेंट करने का साहस नहीं दिखाए थे, वो भी इतने कम समय में। और क्योंकि भारत का एक चीज़ होता है कि भारत में जो भी चीज़ होता है वो बहुत बड़े पैमाने पे करना होता है, स्केल का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल आ जाता है। लेकिन सफलता हर बार इतनी बड़े स्केल पे नहीं मिलती, राइट। तो ये जिसे कहते हैं लीप ऑफ फेथ है, तो उसको तो सराहना करना ही पड़ेगा। सच में ये एक माइलस्टोन है कि आपने कहा कि हम बैंकिंग क्षेत्र के द्वारा जो बेनिफिट्स जो लोगों को पहुंचाना है, एक वो, और दूसरी तरफ बैंकिंग क्षेत्र में सारे देश के लोगों को लाना या मोनेटाइजेशन करना पूरा सेक्टर, पूरे देश के लोगों का अर्थव्यवस्था के अंदर, जो एक बहुत बड़ा एक एक्लिस हील होता था इंडिया में। इस दोनों चीज़ों को सामने रखकर एक बहुत बड़ा कदम, एक जिसे कहते हैं स्टेपिंग स्टोन, और बदलाव भी नजर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक चीज उसमें है कि मेरा कहना यही है कि देखिए, अभी हमने सिर्फ ये वाला जो स्कीम है इसको इस तरह से देखना चाहिए कि बीज बोए गए हैं, हाँ, इसके फसल आएंगे बाद में। अभी राइट नाउ ये कहना कि ये सक्सेसफुल होके आगे बहुत बड़ा फैल गया है, वो कहने का समय अभी नहीं आया। हाँ, जाहिर सी बात है, एक तयशुदा वक्त तो देना पड़ेगा। गौरव, लेकिन आपको लगता है कि जो लोग मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा में बहुत पीछे छूट गए थे, समाज के तबके के ऐसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग, कम से कम उनको मुख्य धारा में जोड़ना, बैंक में खाता खोलना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनको पैसा पहुंचाना, ये जो पहले की व्यवस्थाओं में एक बड़ा लीकेज था, कम से कम वो तो खत्म हुआ इस पारदर्शी व्यवस्था से। देखिए, जितनी भी योजनाएं आपने बताई, उन सबको अगर हम एक इंक्लूड कर लें तो एक शब्द में होगा ग्राम उदय से भारत उदय। इस सरकार ने इस शब्द को पहचाना। भारत गांव में बसता है, ये बात भी कहीं ना कहीं हम लोग मानते आए। मैं जब से इकोनॉमिक्स पढ़ने लगा, जब से यही पढ़ रहा हूँ कि इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, और आज भी मैं यही बात बोलता हूँ, पर हम वहां तक चीजें पहुंचा ही नहीं पाते। एक बहुत रोचक आंकड़ा देता हूं मैं आपको जी, कि हमारे जो रूरल इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ अर्बन इकोनॉमी की ग्रोथ से 1/4 है। मतलब अगर अर्बन इकोनॉमी X रेट से ग्रो कर रही तो X/4 से कर रही, और वहां पे 55 से 60% जनसंख्या वहां पर है, जो कि जीडीपी में मात्र 14% अपना योगदान दे रही है, ग्रामीण इलाके में।
तो अब क्या हुआ, ये जो ग्रामीण लोगों को आगे लाने की जितनी भी पिछली कई सरकारों की जो भी योजनाएं थी, उसमें मुख्य रूप से आता था कि भाई इसमें जो करप्शन और छीजत बहुत है, और कई उसके आंकड़े, कई स्टडीज हुई। ठीक है जी। अब छीजत को कैसे रोका जाए, क्योंकि हम पहले फूड पे भी सब्सिडी देते थे, फर्टिलाइजर पे भी सब्सिडी देते थे, कागजों पे, ऑयल पे भी सब्सिडी देते थे, पहुंचना बड़ा मुश्किल सा नजर आता था। बिल्कुल। हाँ। तो अब हमने एक नेटवर्क बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया। उस स्ट्रक्चर में जनधन योजना के खाते हैं, उस स्ट्रक्चर में आधार का जो बिल, जो एक्ट पास हुआ है कि भाई अब आधार कार्ड के थ्रू, तो ये एक पेमेंट गेटवे बना है। अब सरकार को कोई भी योजना चलानी हो तो सीधे तौर पे तो उस पारदर्शी सीधे तौर व्यवस्था पे से वहाँ- जुड़ सकते हैं तो और उसका फायदा होगा। लोगों को पहुंचना वो एक तरीके से नजर भी आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो लाभार्थियों के लिहाज से शुभों में आपको लगता है कि बहुत सा पैसा सब्सिडी के लिए जो चलता था वो पहुंचता नहीं था, कम से कम वो पहुंचा, और हजारों करोड़ रुपए ऐसा पैसा जो कि उसकी बचत हुई है, क्योंकि गलत लोग जो इस पूरे सिस्टम में आ गए थे तमाम तरीके से वो बाहर हो गए। आपको लगता है कि पूरे इकोनॉमी के लिहाज से भी देखा जाए तो एक बड़ी व्यवस्था है, कम से कम बड़ा बदलाव के तरीके से आया? हाँ, लेकिन अगर अभी फिलहाल आप देखेंगे बहुत सारे शोध पत्र में भी इस आलोचना चल रहा है कि क्या इससे बचत हुआ है या नहीं। जी। और इस पे एक तरह का ये जो डिस्कशन है, ये आर्ग्यूमेंट को मैं समझता हूँ ये कोई मूलभूत आर्ग्यूमेंट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अभी जैसे हमने कहा कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इसको अभी देखना कि इससे सेविंग्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, मैं समझता हूं कि सरकार के लिए एक दिखाना कि भाई हमारे सेविंग्स ऑलरेडी जनरेट हो रहे हैं। हालांकि सरकार ये कह रही है 3000 बिल्कुल। करोड़ या कई प्रकार के हर साल के आंकड़े आ रहे हैं जो बचत बता रहे हैं। बिल्कुल, और आनंद मैं ये कहूंगा कि ये फिगर्स और भी बहुत ज्यादा मोटे बढ़ होकर सकते आएंगे, जी। लेकिन इस वक्त कितने बचत हुए हैं उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितने अच्छी तरीके से हर जगह पे कितना कार्य ये चीज कितना स्ट्रांग हुआ है कि कहां कहां तक सारे लिंकेजेस सेट किए गए हैं। क्योंकि ये जो प्लम्बिंग लाइन हम लोग सेट कर रहे हैं, इसी से ही आगे जैसे आप बता रहे हैं कि इसी से ही पूरा जैसे पेमेंट सिस्टम, बाकी सारे बेनिफिट सिस्टम, सब कुछ इसी के थ्रू से जाएंगे। जी तो बिल्कुल आपको लगता है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की जो बात है, कम से कम ये अपने आप में बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है? गेम चेंजर है। मैं आपको एक रोचक तथ्य देता हूँ जी कि वर्ल्ड बैंक ने एक अपनी स्टडी कराई और उसने कहा कि एक कोएफिशिएंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एक निकाला जो कि चाइना के लिए किया, उसने वो 2.4 निकाला। मतलब अगर आप रूरल सेक्टर में अगर 2.4 टाइम्स आप पॉवर्टी को ज्यादा तेज गति से एलिवेट कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं, तो यही चीज हमारे देश में नहीं हुई, पर ये निश्चित रूप से ये आंकड़ा हमारे देश में उससे भी ज्यादा होगा। कि मतलब अगर हम रूरल सेक्टर पे फोकस करके और रूरल इकोनॉमी पे थ्रस्ट दें तो निश्चित रूप से उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा वनस्पत अर्बन इकोनॉमी। जी तो वो इनफैक्ट वो आंकड़ा किया गया था और उससे यही पता चल रहा था कि अभी हमारे जो कोएफिशिएंट है वो सही तो है कि ग्रोथ होने से बेनिफिट होता है, लेकिन जो कोएफिशिएंट का जो फिगर था वो हमारे लिए काफी अच्छा नहीं था। और उसका अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो कनेक्शंस जो बैठाना जरूरी था वो कनेक्शंस हम संभल के बैठा नहीं पाए थे। तो जो कनेक्शंस है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी है जैसे टेलीकॉम में कहते हैं, वो चीज नहीं हो रहा था। तो अभी तक मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है अगर कि ये फिगर्स अगर जो आ रहे हैं कि 22 करोड़ लोगों में कनेक्शंस, आधार का जो लिंक करने की पूरा ऑलमोस्ट 100% जो लिंकेज हो गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। जी आपको लगता है क्योंकि आप रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, स्टैंड अप जैसी चीजें जिसमें SC ST और वीमेन को कहीं ना कहीं एम्पावर करने की बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और एक तरीके से उद्यमिता को विकास के लिहाज से बड़ी एक तरीके से चीजें की जाएंगी, बैंक को भी कहीं ना कहीं टारगेट्स दिए गए। क्या आपको लगता है ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो जमीन पे बेहतर तरीके से उतर सकती है, क्योंकि जब आपको पता है कि आपको टच कहाँ करना, हिट कहाँ पे करना, उस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, ये वाला है नेक्स्ट स्टेज और यही इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि अभी तक वॉज द इजियर पार्ट, हालांकि ये डिफिकल्ट था, बट लिंकिंग में किसी को नंबर देके अकाउंट में लाना, लेकिन अभी बैंक एम्प्लॉइज को इंसेंटिवाइज करना कि भाई आप जाइए, जाके इनको ये सारे इनके नाम पता है, ये एड्रेसेस हैं, अब इनको इंसेंटिवाइज कीजिए कि वो लोन ले, स्कीम्स शुरू करें, कुछ कार्यक्रम शुरू करें जब तक कि उनके इनकम अपॉर्चुनिटीज बढ़े। ये पर्सनलाइज्ड अटेंशन
ये इज द नेक्स्ट स्टेज, जिसे कहते हैं ऑलमोस्ट एक सेकंड स्टेज कह सकते हैं जी। इस पूरे चीजों में, एंड दिस इज द मोर डिफिकल्ट पार्ट। जी, और शायद इस डिफिकल्ट पार्ट को पाना ही होगा, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है। गौरव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम जो बात करते हैं लगभग 1.25 लाख बैंक की हमारे पास शाखाएं हैं, अगर हम देखें तो हर साल में अगर 2 वहां से बेनिफिशियरीज निकलते तो 2.5 लाख का आंकड़ा लगता है। क्या ये अपने आप में अगर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के तरीके से आगे बढ़ता है तो बड़ा बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, सरकार ने और सारे लोगों ने मान लिया है कि सबको एम्प्लॉयमेंट सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि वो एक आंकड़ा है कि भाई देश में सरकार के सारे उपक्रम, सरकार, राज्य सरकार, यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस सब मान के टोटल 10 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट साल में हो सकती है मैक्सिमम जी। और हम 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके हमारे बाकी लोगों को अनएम्प्लॉयड नहीं छोड़ सकते। तो एकमात्र चारा है कि हम उनको सेल्फ एम्प्लॉय बनाएं, हम उनमें एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करें। तो ये जो 2.5 लाख है, जो 3 साल 36 महीने में जो 2.5 लाख लोगों को ये देना है, ये एक फर्स्ट स्टेप है। बिकॉज आप पहले, ना तो आपके पास इतनी पूंजी है कि पहले दिन से पहले 36 महीने से आप 2.5 करोड़ लोगों को एंटरप्रेन्योर बना दे, ना हमारे को जरूरत है। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है, और ये उन लोगों को फोकस करके देना है जो को वास्तव में जरूरत है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा संक्षिप्त में उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक सब्जी बेचने वाला है जी, उसकी रोज 30% सब्जी खराब हो जाती है। अगर उसको एक छोटा सा 15, 20, 25 हजार का एक कूलिंग सिस्टम मिल जाए, रेफ्रिजरेटर मिल जाए, तो उसकी प्रोडक्टिविटी 30%। बिल्कुल, और शायद इसी सब चीजों के लिए मुद्रा योजना से चीजें भी शुरुआत की गई। तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस चर्चा को जारी रखेंगे 2 साल मोदी सरकार के इस खास कार्यक्रम में। पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं। नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। भाइयों बहनों, नीम कोटिंग यूरिया के कारण आपकी जमीन को बचाने में, आपकी फसल को बचाने में और आपके पैसे बचाने में काम आने वाला है। इस नीम लेपित यूरिया से और क्या क्या लाभ है? एक तो इसकी खपत कम होती है और इसमें नीम होने के कारण कीट भी कम आते हैं, मिट्टी और फसल खिल उठते हैं। ये नीम लेपित यूरिया का उपयोग केवल खेती बाड़ी के लिए होता है। इस साल यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अब ये नीम लेपित यूरिया हर जगह आसानी से मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नीम लेपित यूरिया का वरदान, लहलहाते खेत, खुशहाल किसान। जीवन की खुशहाली में न आने दे एक भी विराम। समय पर करें अपनी बीमा किश्त का भुगतान। याद रहे 25 से 31 मई तक आपके बीमा प्रीमियम की राशि अपने बैंक के बचत खाते में अवश्य जमा रखें। वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 330 रुपए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए, सिर्फ 12 रुपए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र बीमा एजेंट से संपर्क करें। जनहित में जारी। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें। कॉल करें 1800-120-2838। तन मन की एकाग्रता और सामर्थ्य बढ़ाने में योग ने हमेशा मेरा साथ दिया है। योग अपनाइए, संभावनाओं को संभव बनाइए। योग सही गाइडेंस और कंसल्टेशन के साथ ही कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों
नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम 2 साल मोदी सरकार में। हम बात कर रहे हैं तमाम प्रकार की सामाजिक योजनाओं की। जाहिर सी बात, जब समाज की बात होगी तो बात आधी आबादी की भी होगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। शुभमय, आपको लगता है कि अगर हम आधी आबादी के लिहाज से बात करें तो उनके लिए, महिलाओं के लिए भी बहुत सी चीज़ें टारगेटेड तरीके से शुरू की गई जिसका फ़ायदा उनको मिल सके? उज्ज्वला जैसी स्कीम, आपको लगता है कि कम से कम ये लोगों के मन में घर कर जाने वाली बात है कि साहब आप उनकी चिंता करते हैं, उनकी उस समस्याओं को जो व्यवहारिक समस्याएं हैं? हाँ, सारे स्कीमों में मुझे लगता है उज्ज्वला इज़ ए गेम चेंजर एक तरीके से, क्योंकि उज्ज्वला में हम कह रहे हैं कि जो एलपीजी पहुंचेगा वो उन लोगों को पहुंचेगा जिनको ज़रूरत है, और ये खासकर रूरल इलाके में पहुंचाने की बात है। अब बात वही पे आ जाती है कि ये इज़ एक स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने का चांस रहता है। एक ही चीज़ इसमें स्लाइड सोचने वाली बात है कि सरकार ये शहरी क्षेत्र में जो गैस के सप्लायर्स हैं जी, वो तो एक छोटे से जगह में अपना गैस का डिपो बनाते हैं जी, और छोटे से इलाके में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब वही डिस्ट्रीब्यूटर को आप गांव में ले जाइए, एक छोटा सा गांव, उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर को कितना बड़ा इलाका कवर करना पड़ेगा, लेकिन इसके उपाय इसका करना जरूरी है। तो इंसेंटिव स्कीम को हम किस तरह से बनाते हैं अपने आप में ये एक बहुत बड़ा फेस चेंजर है जी, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि गांव में सारी जगह पे जहाँ पे फायरवुड से यूज होता है, कोई भी चीज से यूज होता है, उसके बदले में एलपीजी यूज हो, और ये वेरी प्रैक्टिकल भी है। जी बिल्कुल, शायद इसका जमीन पे एक असर भी देखने को, असर करने के लिए इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, और साथ में इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है ना उनको काफी राइट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर गांव में बैठेगा क्या वो छोटे से गांव में हर जगह पे सिलेंडर सही वक्त पर पहुंचाएगा? एक चुनौती है। और आपको लगता है कि ये जो बात शुभमय ने कहा कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत की, आपकी सोच नियत में कोई शक नहीं, लेकिन जो चुनौतियां हैं उनसे पार पाना होगा। हम आने वाले समय में क्या उम्मीद कर सकते हैं? चुनौती की बात से पहले मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ संक्षिप्त में, कि ये गेम चेंजर क्यों बनी है। क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई। आपने मैंने गिव इट अप किया, और उस गिव इट अप से हमने जो सेक्रीफाइस किया किसी को मिला। तो आज मेरे को भी सेटिस्फेक्शन है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसका अल्टीमेटली किसी को फायदा मिल रहा है। अब गवर्नमेंट को हर इसकी और इसके रिजल्ट आने चालू हो गए। कई बार टैक्स पेयर को ये भरोसा नहीं होता था कि हमारे पैसे मैं ये इसलिए इसका महत्व मेरे पर्सपेक्टिव से ये है। दूसरा, इस 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी में कोई भी चीज को एग्जीक्यूट आप फ्लॉलेसली या करप्शन फ्री करने का एक ही तरीका है, वो है आईटी। उसके बिना आप कर ही नहीं सकते, भले कितने ही ईमानदार लोग आ जाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ करप्शन, शायद उसी का आधार भी तय किया गया है, उसी का स्ट्रक्चर डिसाइड, इसको जैम की हम बात करें। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, और इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ लोगों को सिर्फ गिव इट अप ही नहीं, मैं इसमें कहूंगा कि सरकार इसमें थोड़ा सा सख्ती करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में जितने लोगों ने अभी तक सरेंडर किए हैं अपने गैस सिलेंडर, उनसे कहीं ज्यादा बहुत सारे लोग अभी तक नहीं सरेंडर किए हैं। और इनकम टैक्स का आंकड़ा दिखाता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने डिक्लेयर भी नहीं किए हैं। तो इसीलिए सरकार अगर इसमें टैक्स डेटा या दूसरे जो डेटा है उसको इस्तेमाल करके अगर इसमें साथ कैरेट के साथ थोड़ा सा स्टिक का भी इस्तेमाल करे तो शायद ज्यादा फायदा मिलेगा। फर्स्ट फेज तो कैरेट ही होगा। चलिए मैं अगले उस पे आता हूं। अगर हम ट्राइबल्स के लिहाज से बात करें या जनजातीय जो लोग हैं, समूह है, उनके लिहाज से बात करें, उसके लिहाज से भी बहुत कुछ कोशिशें, एक आउटरीच कहीं ना कहीं मोदी सरकार करती नजर आ रही है। आपको लगता है कि जिस प्रकार से चीज़ों को सुदूर आदिवासी इलाकों तक जाना पहुंचाना और सरकार को उन इलाकों तक पहुंचाना, उनको सरकार तक आने की जरूरत नहीं, शायद इस प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि उस जनसंख्या को जो पीछे छूट गया है मुख्य धारा से, उनको साथ में लेना तो जरूरी है, वरना फिर वापस स्क्यूड ग्रोथ होगी। 10% की ग्रोथ हो रही है, पर एक जगह 0.3% ग्रो हो रहा है, एक जगह 28% से ग्रो हो रहा है। और आपने ये देखा होगा जैसे स्टार्टअप इंडिया में भी आज SC/ST आपको एक लोन प्रति ब्रांच को उसको देना ही है। तो ये उनको इग्नोर आप नहीं कर सकते। और दूसरा, एक और मेरा एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि
आज जो भी स्टार्टअप्स की बात हो रही है, जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा जोर है। एंटरप्रेन्योरशिप ओवरऑल इज ओके, पर फोकस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे है। और उसके लिए एक जो मिसिंग पॉइंट है वो मैं कहना चाहूंगा कि आज भारत का जो R&D पे जो खर्चा है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो वन ऑफ द लोवेस्ट है इमर्जिंग नेशंस में। उस खर्चे से आप इनोवेट नहीं कर पाओगे। अगर इनोवेट नहीं कर पाए तो मेक इन इंडिया के जो पूरे फ्रूट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे, कोई और मेजर फ्रूट खाएगा और आपको मात्र 5 से 10% का फ्रूट मिलेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात उसमें कुछ और ज्यादा बेहतर कदम उठाने की जरूरत है। शुभम में आपको लगता है कि एक सोशल नेट के लिहाज से बात की जाए, आपको लगता है कि इस दिशा में भी सरकार की सोच कहीं ये नजर आ रही है कि हम आपको हर प्रकार का एक संरक्षण भी देंगे, आपको नर्चर करने के लिए भी आपको एक मौका देंगे, अवसर देंगे, तो कम से कम वो जो तमाम चीजें, जो दिक्कतें आम लोग महसूस करते थे जमीन पे, गाँव में, ग्रामीण इलाकों में, कम से कम उसका भी ख्याल रखती नजर आ रही सरकार। हाँ, और आर्येंद्र, इसमें मैं एक चीज जिसका जिक्र नहीं किया गया है उसका मैं काफी बड़ा रोल मानता हूँ, और वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। किसी भी स्कीम को कहीं भी पहुंचाने में, आपने उज्ज्वला का जिक्र किया, किसी और भी सारे, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट में आने थे नीम कोटेड फर्टिलाइजर, ये पहुंचने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा अंतराय था कि गांव तक पहुंचने का जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी, उसके जो लेवल थे वो काफी कम थे। और सच में भारत में गांव तक पहुंचने का किसी भी चीज को, एक तरफ जैसे आईटी का रोल है, उसके साथ साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सड़क योजना का जो काम चल रहा है और काफी बड़े विस्तार से, उसको मैं काफी इम्पोर्टेंट मानता हूं इस क्षेत्र में लोगों को डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं वो सही तक पहुंचाने के लिए जी। और ये और जहाँ तक बजट के डेटा वगैरह जो ऑन द ग्राउंड जो डेटा जो समीक्षा कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट्स ये है कि हाँ, ग्राम सड़क योजना में एक काफी बदलाव जो इस 1-2 साल में बहुत सारा आया है, बहुत सारे वजह से, क्योंकि सेंट्रल स्कीम से वो स्टेट स्कीम कुछ हद तक हो गया है, उसमें फंडिंग ज्यादा आ गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अगेन बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है ये ढांचागत विकास बहुत जरूरी होता है। गौरव, आपको लगता है कि अगर हम मनरेगा के लिहाज से बात करें तो जो गांव में एसेट क्रिएशन को लेकर एक नया बड़ा बदलाव, नई पारदर्शी व्यवस्था के साथ में इतने ज्यादा बजट एलोकेशन, 38,500 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन जो अब तक का सबसे ज्यादा है, आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक बूस्टअप देगा? बिल्कुल। अब क्योंकि जब तक आप प्रोडक्टिव एसेट नहीं बनाओगे उस मनरेगा के बजट से, तब तक वो जस्ट आप एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी पूरी कर रहे हो, आप सब्सिडी दे रहे हो एम्प्लॉयमेंट की। तो जब हम डबल इम्पैक्ट, डबल फायदा ले सकते हैं तो उसका लेना चाहिए। आज क्या हुआ कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना की बात हुई, तो आज वो बन रही है, तो प्रोडक्टिव एसेट मनरेगा का मजदूर उसमें डाइवर्ट हो रहा है, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और दूसरा बेनिफिट बताता हूं आपको कि जो ई मंडीज की जो बात हम कर रहे हैं, क्योंकि एक जगह प्याज 20 पैसे प्रति किलो भी बिका एक महीना पहले, और दिल्ली में उसी दिन 20 रुपए प्रति किलो था। तो ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है वो तो फिजिकली कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीजें तो हो सकती, प्याज तो ऑनलाइन आ नहीं सकता। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द फोकस ऑन रूरल इकोनॉमी, आई थिंक ये ही इसी तरीके से भारत की जो ग्रोथ है वो एक मैच्योर्ड ग्रोथ होगी, एक सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। शुभम, वक्त लगभग खत्म हो रहा, आपको लगता है कि हर वो तबका, वो किसी भी जात, धर्म, लिंग या भेद से आता हो, कहीं ना कहीं उसमें अल्पसंख्यकों का भी एक बड़ा एक तबका है, उस तक भी पहुंच बनाने के लिए उनको टारगेट करके एक तरीके से उनको कैसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड, सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, उस पर भी एक बड़ी पहल आप देखते नजर आ रहे हैं? इस पर मैं फ्रैंकली कहूँगा कि इस पे काम जो है वो काफ़ी अलग से करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको सोशल जो जितने सारे बेनिफिट्स हैं उनके इक्वल भागीदार बनाए जाए। अलग से उनका कोई उस तरह से प्रॉब्लम ना सोचकर, अगर हम सोचें कि ये गरीबी का प्रॉब्लम उनका भी है, उनका भी एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉब्लम है, हालांकि वो सारा चीज़ों में तो शामिल हैं, अलग से एड्रेस भी किया और अलग से इसीलिए वो एक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड गोल एक तरीके से काम में आता है। तो जब अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही डिलीवरी कर पा रहा है टू द लार्जेस्ट नंबर, तो शायद वो डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। छोटा सा जो कि इस एरिया में है, नई मंजिल नाम की।
अब उस स्कीम को क्यों कोट कर रहा हूं? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने उसको प्रेस करके लगभग 650 करोड़ की फंडिंग करी और उसमें प्योरली वो शिक्षा पे आधारित है कि भाई, क्योंकि जब तक शिक्षित अल्पसंख्यक नहीं होगा तब तक विकसित अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों के साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीते 2 सालों के लिहाज से बात की जाए तो सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पे बहुत कुछ कोशिशें करती मोदी सरकार नजर आ रही है, लेकिन कितना कुछ फायदा मिला है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी हैं, इसका इंतजार आने वाले समय में और बेहतर नतीजों के साथ करना होगा। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।